कलकत्ता डॉक्टर केस, आ गई डीएनए की रिपोर्ट, ये निकला असली दरिंदे। सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए, 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए, जिनमें अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष भी शामिल थे। इस केस की तह तक जाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन अब तक के सभी सबूत और गवाहियों के अनुसार सिर्फ संजय रॉय को ही अपराधी और दोषी बताया जा रहा था। तमाम तरीके की थ्योरी सामने आ रही थी कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जो कुल कलीद थे उनके ऊपर भी शक दर्ज किया गया है। संदीप घोष के ऊपर शक दर्ज किया गया है, लेकिन असलियत समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब डीएनए की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने सारे सैंपल डॉक्टर बिटिया से रिलेटेड सारे सैंपल CFSL सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दे दिए थे डीएनए परीक्षण के लिए, और डीएनए का जो रिजल्ट आया है वो होश उड़ा देने वाला है। संजय रॉय का डीएनए पीड़िता के डीएनए से मेल खा चुका है। जी हाँ, यानी कि साफ हो चुका है कि जो भी गलत काम किया गया था बिटिया के साथ में वो संजय रॉय ने किया था। लेकिन बड़ी बात सामने आ रही है, संजय रॉय के डीएनए के अलावा और किसी का डीएनए सामने नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं। मतलब अब शक की सुई सीधे सीधे संजय रॉय की तरफ जा रही है, और हो सकता है इस केस में एक अकेला अपराधी संजय रॉय हो। क्रॉस चेकिंग के लिए एम्स भेज दिया गया सैंपल सीबीआई के द्वारा, ताकि सेकेंड ओपिनियन भी ली जा सके। जिस तरह की अवस्था में जो डॉक्टर बिटिया का बॉडी मिला था, उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर बातचीत हो रही थी कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेकिन अब डीएनए में साफ साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय का डीएनए ही सामने आ रहा है। अभी भी शक बना हुआ है, शायद किसी और का नाम सामने आ जाए, या वाकई में असली अपराधी या अपराधियों की अगर जनसंख्या ज्यादा थी तो क्या उनका नाम दबाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब 15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब कोलकाता में RG कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हर तरफ हड़कंप मची हुई थी, तोड़फोड़ चल रही थी, जो क्राइम सीन था उसे भी डिस्टर्ब कर दिया गया था। ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और डायरेक्शन जहाँ रुकती है वो है संजय रॉय। जांच के नतीजे के अनुसार अब तक के सभी सबूत सिर्फ इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि संजय रॉय ही इस जघन्य अपराध का अकेला दोषी है। डीएनए सबूतों के आधार पर उसकी संलिप्तता की पुष्टि हो चुकी है। सीबीआई ने इस बात का भी खुलासा किया है, इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति अभी तक शामिल मालूम नहीं पड़ा। इससे पहले इसको लेकर अलग अलग तरह की राय बताई जा रही थी, इससे ज्यादा लोगों की बात की जा रही थी। लेकिन अब डीएनए टेस्ट में ये साफ हो गया है कि सिर्फ एक ही आरोपी का मामला है। अब देश भर की सारी नजरें सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट को दाखिल करेगी। सीबीआई कोर्ट के फैसले पर टिकी है। समझ रहे हैं आप इस बात को, क्या होने वाला है इस केस में। जिस तरीके से निर्भया के केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, क्या इस बार भी मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर उम्र कैद तक बात आकर रुक जाएगी? क्या लगता है आपको दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर बिटिया की मां ने एक लेटर लिखा है, ये संबोधित करते हुए कि मेरी बेटी मरीजों की सेवा करना चाहती थी। आप सबने जो उसको न्याय दिलाने के लिए जंग लड़ी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ये देखना है कि देश का जो कानून तंत्र है वो कितना कड़ा रुख तैयार करता है इस शख्स के खिलाफ, संजय रॉय के खिलाफ। बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इस केस में जो सुनवाई होगी, जो सजा सुनाई जाएगी, ये तय करेगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी दरिंदा इस बात को अच्छी तरीके से उदाहरण के रूप में देखे कि अगर वो इस प्रकार का जघन्य अपराधी करेगा तो उसके साथ क्या होगा। भारत की बेटियों के साथ जो इस प्रकार की हरकत करेगी उसका हश्र क्या होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा, और हर वो दरिंदा जो छुपा बैठा है हमारे समाज में कहीं वो भी देखेगा, तभी बात बनेगी। हमें इस ओर भी देखना होगा कि वो अस्पताल जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां जा रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। निगरानी की कमी, कम रोशनी और असुरक्षित गलियारे, सुरक्षा कर्मियों की कमी, सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रति लापरवाही, ये वो सारी चीजें हैं जिनके चलते डॉक्टर बिटिया की जान चली गई। जहां डॉक्टर सेफ नहीं है वहां मरीज की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगी? सवाल ये उठता है, इस घटना से भारतीयों को क्या सीख मिलना चाहिए दोस्तों? सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, बात की सोच नहीं है। सार्वजनिक स्थानों खासकर अस्पताल में सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज अगर अस्पताल ये घटना दिखाती है तो सुरक्षा उपायों में कमी कितना बड़ा कारण था। इस घटना का अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों, हर जगह ये होना चाहिए। महिलाओं
महिलाओं को उनकी कार्यस्थल पर ज्यादा स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। दुखद घटना उन महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकताओं को भी दर्शाती है जो विशेष रूप से हाई रिस्क वातावरण में काम करती है। आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण, पैनिक बटन और त्वरित मदद की सुविधा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। इसके अलावा संस्थाओं को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां महिलाएं अपनी चिंता को बिना किसी डर के व्यक्त कर सके और किसी भी संगठित गतिविधि को रिपोर्ट कर सके। और जिस तरीके से अभी संदीप घोष को पकड़ा गया है प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उसी तरीके से जवाबदेही महत्वपूर्ण है। अधिकारियों और संस्थाओं को उनकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सुरक्षा उपायों की कमी के लिए जिम्मेदार लोगों को इसके परिणाम भुगतने चाहिए। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों से जितना चाहिए उतना ज्यादा काम लिया जाता है। थकान भरे घंटों पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों व पब्लिक पैलेस में सुरक्षा नीतियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो मापदंड बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि भाइयों यहाँ ये कार्ड होना चाहिए तो होना चाहिए। इसमें सभी कर्मचारियों के लिए बैकग्राउंड चेक, नियमित सुरक्षा ड्रिल, निगरानी उपकरण की स्थापना और स्पष्ट इमरजेंसी रिएक्टिव प्रोटोकॉल ये होना ही चाहिए। यानी कि आपके यहाँ कौन कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। कहीं वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है। ये चेक करना हर इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, हर पब्लिक पैलेस की जिम्मेदारी है। नियमित सुरक्षा ड्रिल, अगर किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति निर्मित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात है उसका इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या वो कैपेबल है, क्या उन्हें बार बार ड्रिल सिखाई जाती है। किसी प्रकार की कुछ गलत हो जाए तो उसे कैसे डील करना है, ये सारी चीजें जरूरी है। दोस्तों, निगरानी उपकरण स्थापना कहने का मतलब मॉनिटरिंग के लिए जो डिवाइसेस लगाई जाती है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, नहीं लगा है तो लगाना ही चाहिए। अगर गाइडलाइन में लिखा है कि यहाँ पर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए तो होना ही चाहिए। वो काम कर रहे हैं कि नहीं ये भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसमें जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, कितने दिनों का डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसको सेव करके रखा जा रहा है कि नहीं, ये सभी सुनिश्चित करना चाहिए। इनकेस कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो यहाँ से सबूत मिलते हैं और अपराध पकड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, हम बार बार विश्व गुरु चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अगर देश की 50% आबादी, महिलाओं की आबादी काम करने के लिए अपने घरों से नहीं निकलेगी तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्या भारत के आधे पुरुष, 50% पुरुष दुनिया भर के दूसरे पुरुषों से ज्यादा बलवान है जो देश को विश्व गुरु बना देंगे? महिलाओं की क्या जरूरत? उनका इन्वॉल्वमेंट देश के वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, पर हम उन्हें कैसे वर्कफोर्स का हिस्सा बनाएं जब हम उन्हें ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, उनके परिवारजन को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि भैया आपकी बेटी आएगी काम करने तो वो सुरक्षित होगी। सोचिए इस कांड के बाद में कितने माता पिताओं के दिमाग में छप चुकी होगी कि बेटी रात में देर तक ड्यूटी करेगी तो इसके साथ भी ऐसा हो सकता है। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जिनके बेटियों डॉक्टर होगी, हॉस्पिटल में काम करने वाली होगी, नाइट शिफ्ट जाना पड़ता होगा। मरीजों की जान बचाने के लिए कितने माँ बाप ने 10 बार सोचा होगा, यह कह भी दिया होगा कि बेटी छोड़ दो ये काम। अब आप बात समझिएगा जरा, सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, हर फील्ड की बात है। तो हमें अच्छा वातावरण देना होगा भारत के अंदर ताकि महिलाएं इन्वॉल्व हो सके, वो वर्कफोर्स का हिस्सा बनेगी, तभी देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और तभी देश आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा ये समस्या अगर ऐसी ही चलती रही तो हम आधी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना तो छोड़ दीजिए, हम पीछे ही गिरते चले जाएंगे, दूसरे देश हमसे आगे चल जाएंगे। ये बात समझिएगा।